हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से R&D स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। और आज से आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स 11th की क्लासेस भी मेरे चैनल पे कंटिन्यू मिलने वाली है। तो जो स्टूडेंट अभी 10th पास करके 11th में आए हैं, जिन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है कि हम लोगों को साइंस पढ़ना है और साइंस में मैथ्स या बायो दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट आपने जो डिसाइड करा है वो आप लोगों को पढ़ना है और उसकी तैयारी करना है इस लॉकडाउन के समय में, तो आप मेरे साथ बने रहें और कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखें और अपनी तैयारी करें। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको 11th फिजिक्स से सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और सेकंड चैप्टर अपना है इकाई एवं मापन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट। और इकाई को हम लोग मात्रक भी बोलते हैं, है ना। इकाई को क्या बोला जाता है? मात्रक भी बोला जाता है। मात्रक मतलब किसी भी वस्तु की मात्रा निश्चित करने के लिए जो इकाई उपयोग की जाती है उसको मात्रक बोला जाता है। अभी अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में इसकी परिभाषा क्या बनती है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जिस निर्देश मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब अलग अलग राशि के लिए अलग अलग मात्रक बनेगा, ये आप लोग अच्छे से क्लियर कर ले। ये किसी एक राशि की बात कर रही है, डेफिनेशन किसी एक राशि की बात कर रही है, तो उसका एक निर्देश मानक होगा और उसे ही उस राशि का मात्रक बोला जाएगा। अभी अगर राशियां चेंज होंगी तो उसके मात्रक भी चेंज होंगे। यहाँ आप लोगों को दो चीज पे ध्यान देना है, एक तो निर्देश मानक पे ध्यान देना और एक भौतिक राशि पे ध्यान देना है। दोनों चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप अभी फिजिक्स पढ़ना आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के लिए दोनों चीजें नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे दोनों चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले मैं निर्देश मानक का बता देता हूँ। निर्देश का मतलब होता है पहले से कुछ शर्तें तय हो, कुछ नियम हो या निर्देश दिए हो, उसके तहत अगर किसी राशि का अपन मापन कर रहे हैं उस मात्रक के तहत या उस मानक के तहत अपन उसका मापन कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उसका मात्रक बोला जाएगा। इसको एग्जाम्पल से और हम क्लियर करते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो देखिए आप लोग एग्जाम्पल में मैं फर्स्ट ले रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने लंबाई। अब ये लंबाई क्या है? यहाँ पे भौतिक राशि है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। और इसके मात्रक क्या होते हैं? अगर सबसे छोटी की बात करें तो पहला मिलीमीटर होता है, फिर अगर बात करें तो सेंटीमीटर, जो आपने बहुत ज्यादा उपयोग करा है, फिर मीटर भी आप लोगों ने उपयोग कर रखा है, फिर किलोमीटर भी आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से लंबाई के मात्रक होते हैं। फिर अगर मैं द्रव्यमान की बात करता हूँ, द्रव्यमान के लिए होता है सबसे छोटा मिलीग्राम, उसके बाद ग्राम, उससे बड़ी इकाई, उससे बड़ी की बात की जाए तो किलोग्राम, और उससे क्या बनेगा? फिर क्विंटल बनेगा, है ना। 100 किलो से क्विंटल बनता है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर समय की बात की जाए तो उसके लिए सेकंड होता है, हालांकि मिली सेकेंड भी होता है, पर जो प्रचलन में होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सेकेंड की। सेकेंड होता है, मिनट होता है, और फिर होता है घंटा, 1 घंटे 2 घंटे, इस तरीके से। तो ये समय की कुछ इकाइयाँ होती है। ऐसे कैसे अगर धारा की बात कर ले, विद्युत धारा की, तो उसको काई में नापा जाता है? एम्पियर में। उसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ये ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, ये भी हम आगे इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ऐसे कैसे मैं अगर ताप की बात कर लेता हूँ तो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने अभी कुछ राशियां लिखी है कि इधर जो नोट कर रखी है इनको बोला जाता है भौतिक राशि। भौतिक राशियां जिनका मापन किया जाता है, क्या किया जाता है? जिनका मापन किया जाता है उनको भौतिक राशियां बोला जाता है। और जिसके तहत उन राशियों का मापन किया जाता है उनको बोला जाता है मात्रक, यूनिट। ठीक है ना। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मात्रक क्या होता है, वो राशियां क्या होती है और उन राशियों के मात्रक क्या क्या बनते हैं। आगे हम क्लियर करने वाले हैं कि मापन क्या होता है और मापन की आवश्यकता क्या होती है। तो सबसे पहले मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, और मापन का मतलब होता है मापना या तय करना। तो मापन की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो किसी वस्तु की मात्रा तय करना मापन कहलाता है, या ऐसे बोले कि किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब मापन क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी वस्तु को
स्पर्श करके या देखकर हम ये नहीं बता सकते उसकी लंबाई क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, ये हम लोग नहीं बता सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका मापन करना पड़ेगा। उसकी लंबाई देखना है तो उसको मीटर सेंटीमीटर में नापना पड़ेगा, उसका द्रव्यमान देखना है तो उसको ग्राम या किलोग्राम में नापना पड़ेगा। या एक और चीज देखिए कि आप कोई वस्तु रखी है, उसको अपनों ने गर्म करा है ना, तो स्पर्श करने से अपने को ये पता चलेगा कि गर्म हो गई है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि ये कितनी गर्म हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसका टेम्परेचर नापना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि वो एक्चुअली में कितनी गर्म हुई है। तो इस तरह तो वो एक मापन, तो ऐसे हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो वो मापन के तहत ही अपने पास आती है, बिना मापन के हम लोग उसको नहीं खरीद सकते। और मापन में किसकी आवश्यकता पड़ती है, अगर मापने में आवश्यकता देखी जाए तो मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, मात्रकों की आवश्यकता होती है। किसके लिए, मापन के लिए। आप सोचे कि बिना मात्रकों के किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, आप लोग खुद तय करें, है ना। आप डेली लाइफ में देखते होंगे, तो हम नहीं कर सकते। बिना मात्रकों के किसी की वस्तु का मापन नहीं किया जा सकता है। तो मापन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मात्रकों की आवश्यकता होती है। ये भी आप लोग अच्छे से क्लियर करें। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में मात्रकों की पद्धतियाँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लियर करा है कि मात्रक क्या होते हैं, मापन क्या होता है, मापन की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो वो मात्रकों के तहत करते हैं, और मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ होती है। वो पद्धतियाँ हम लोग यहाँ क्लियर करने वाले हैं। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है। पहली मैं बात करूंगा सीजीएस पद्धति। पहली पद्धति होती है सीजीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म समझे आप लोग। यहाँ सी से बनता है सेंटीमीटर, जो अभी आप लोगों ने 9-10 तक यूज करा होगा, मीटर सेंटीमीटर वहाँ। तो वो जो सेंटीमीटर आता है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई के लिए, वो आप लोगों का किस में था, सीजीएस पद्धति का था। और ये किसके लिए आता है, लंबाई के लिए। ऐसे कैसे, सेकेंड इसमें जी लिखा है, उसका मतलब होता है ग्राम। और ग्राम किसके लिए, किसको नापने के काम आता है, द्रव्यमान को मापन करने का काम आता है। ऐसे कैसे एस से यहाँ बनता है सेकंड, और सेकंड किसके लिए आता है, समय के लिए आता है। एस किसके लिए आता है, समय के लिए आता है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड बात करते हैं एफपीएस। एफपीएस पद्धति, जिसमें एफ से बनता है फुट, जो लंबाई नापने में काम आता है। फिर पी से बनता है पौंड, पी से बनता है पौंड, जो द्रव्यमान को नापने का काम करता है। और एस से फिर बनता है यहाँ पे सेकंड। एस से क्या बनता है, सेकंड, जो कि समय के लिए आता है। कि आप लोगों ने सेकेंड पद्धति भी क्लियर करी है। एफ से बनता है फुट, जो कि लंबाई के लिए आता है। पी जो होता है पौंड, जो कि द्रव्यमान नापने के काम आता है। और एस जो होता है सेकेंड, जो कि समय के लिए आता है। एम के एस, इसकी होती है एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति। और इसमें एम से बनता है मीटर, जो लंबाई के लिए आता है। के से बनता है किलोग्राम, के से बनता है किलोग्राम, जो द्रव्यमान के लिए आता है। और एस से फिर बनता है आप लोगों का सेकंड, तीनों में कॉमन होता है, क्योंकि समय के लिए आता है। तो ये तीसरे प्रकार का एमकेएस पद्धति होती है, जिसमें एम से बनता है मीटर, लंबाई के लिए आता है। के जो होता है किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान नापने के काम आता है। और एस जो होता है सेकेंड, जो कि समय नापने के काम आता है। तो आप लोग इन सीजीएस और एमकेएस पद्धति का अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये एमकेएस पद्धति क्या है, इसका बड़ा रूप है। इसके परिवर्तित रूप ही, सीजीएस पद्धति का परिवर्तित रूप जो बड़ा रूप होता है उसको एमकेएस पद्धति बोला जाता है। जैसे यहाँ पे सीजीएस में सी से सेंटीमीटर, लंबाई के लिए सेंटीमीटर आता है, और यहाँ पे लंबाई के लिए मीटर आता है। तो ये मीटर क्या है, सेंटीमीटर से बड़ी इकाई है। ऐसे कैसे द्रव्यमान के लिए यहाँ पे ग्राम आता है, तो यहाँ पे
द्रव्यमान के लिए किलोग्राम आता है, जो किलोग्राम है वो ग्राम से बड़ी इकाई है। तो इस तरीके से सीजीएस पद्धति को अगर बड़े रूप में देखा जाएगा तो वो एमकेएस पद्धति होती है। चौथे प्रकार की पद्धति होती है एसआई पद्धति, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका अर्थ होता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ये जो पद्धति होती है वो इंटरनेशनल लेवल की होती है। जैसा जो मात्रक अपने इंडिया में काम करता है वही ऑल पूरे वर्ल्ड में काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब इसमें 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। ऐसे पद्धति में 7 प्रकार की मूल राशियां होती है, उनके मात्रक होते हैं और उनके संकेत होते हैं। वो हम लोग टेबल क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसआई पद्धति में जो मूल राशियां होती है 7 प्रकार की, उनकी, उनके मात्रक की और उनके संकेत की। तो सबसे पहले राशि होती है लंबाई। क्या होती है? लंबाई, जिसका मात्रक होता है यहाँ पे मीटर। एसआई की बात करें तो मीटर, जिसका संकेत होता है स्मॉल एम। फिर बात करते हैं द्रव्यमान की। सेकेंड होता है द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केजी स्मॉल। फिर होता है समय। अगली राशि होती है समय, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड और जिसका संकेत होता है स्मॉल है। फिर होता है ताप। चौथे प्रकार की राशि होती है ताप और उसकी इकाई होती है केल्विन और उसका संकेत होता है कैपिटल के। ये कैपिटल के क्यों लिखा है? बाकी तो हम लोगों ने स्मॉल लिखा है, लेकिन यहाँ पे के कैपिटल लिखा है। तो ऐसा ही मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं। अगर ऐसा ही मात्रक किसी व्यक्ति के नाम पे, किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है तो उसको कैपिटल लिखा जाता है। उसका अल्फाबेट पहला जो उसका संकेत जो लिखा जाता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे केल्विन जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके लिए जो के आएगा वो कैपिटल आएगा। ऐसे कैसे अगला होता है धारा, जिसे विद्युत धारा भी बोल सकते हैं, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, और उसके लिए भी कैपिटल आएगा क्योंकि ये एम्पियर ने दिया था और ये एम्पियर उस साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे जो ए संकेत आएगा वो कैपिटल आएगा। फिर अगला आएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला ऐसा ही मात्रक बनता है उसका कैंडेला, जिसको सीडी बोला जाता है। और आखिरी में होता है सातवां पदार्थ की, और सातवां होता है लास्ट में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक बनता है मोल। स्मॉल में, सॉरी यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे अभी मोल। और अगर अपन संकेत की बात करें तो उसको लिखा जाता है MOL, स्मॉल में मोल। तो इस प्रकार से ऐसा ही पद्धति को हम लोगों ने क्लियर करा है। उसमें कितने प्रकार की राशियां होती है? 7 प्रकार की। उनके मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। उनके संकेत किस तरीके से उपयोग करते हैं ये हम लोगों ने क्लियर करा है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स बनाएं और इसकी तैयारी करें। मात्रकों की पद्धतियां समझने के बाद आगे हम लोग समझेंगे भौतिक राशियों के प्रकार की। जो राशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो राशियां यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो वो होती है मूल राशि या मूल राशियां, और सेकेंड होती है व्युत्पन्न राशियां। अभी दोनों को क्लियर करते हैं कि मूल राशियां क्या होती है और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूं मूल राशियां, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है? तो मूल राशियां, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही पद्धति में जो मैंने एक टेबल बनवाई थी वहां पे जो वो राशियां लिखी थी लंबाई से लगाकर पदार्थ की मात्रा तक, तो वही जो होती है मूल राशियां होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वो राशियां जो होती है अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसकी डेफिनेशन बनती है ऐसी राशियां जो एक दूसरे से
स्वतंत्र होती है। मूल राशियां कहलाती हैं। और ये 7 प्रकार की होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, लंबाई, द्रव्यमान, तीसरा होगा आपका समय, चौथा होगा आपका ताप, पांचवा होगा आपका धारा, जिसे विद्युत धारा भी बोला जाता है, और छठा होगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और 7वां में यही नोट कर देता हूँ, 7वां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से मूल राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। और इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। ये अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। सेकंड होती है इसमें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसा वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये राशियां व्युत्पन्न होती है, बनती है। अब ये किससे बनती है, तो ये मूल राशियों से ही बनती है। मतलब ये 7 प्रकार की जो राशियां लिखी है, इनसे इनको बनाया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन बनती है कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो डेफिनेशन आप लोग देख लें, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऐसी राशियां जो व्युत्पन्न की जाती है, और किससे, मूल राशियों से। मतलब इन 7 प्रकार की राशियों से जो उत्पन्न की जाती है उनको व्युत्पन्न राशियां बोला जाता है। इसके उदाहरण समझे आप लोग, उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और ये कैसे आई, तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई जो है मूल राशि है, और ये चौड़ाई जो है, चौड़ाई भी नापी जाएगी तो वो काय में नापी जाएगी, लंबाई में ही नापी जाएगी। तो कुल मिला के ये भी मूल राशि है। तो इन 2 मूल राशियों से क्या बना, क्षेत्रफल बना। तो ये व्युत्पन्न हुआ है। ऐसे कैसे, अगर आयतन की बात करें, ऐसे कैसे, सेकेंड आयतन की बात करें, तो उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये 3 प्रकार की मूल राशियां है, ऊंचाई है मूल राशियां, और इन मूल राशियों से क्या बना है, आयतन बना है, जिसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। एक और मैं बता देता हूं, जैसे वेग, या मैं लिखूं यहाँ पे चाल। तो आप लोगों को वेग तो ठीक है, चाल का नॉलेज होगा कि चाल का एक फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो अभी वेग या चाल किससे बना, यहाँ पे दूरी और समय से बना। ये दूरी भी क्या अपने आप में मूल राशि है, क्योंकि दूरी नापी जाएगी, किसी वस्तु की दूरी नापी जाएगी तो वो काय में नापेंगे, लंबाई में नापेंगे। तो ये भी एक प्रकार की मूल राशि, और समय ऑलरेडी मूल राशि है ही सही। तो इन मूल राशियों से क्या बना, वेग या चाल बनी। तो ये क्या होगा, व्युत्पन्न राशियां होगी। तो कुल मिला के अगर इन 7 मूल राशियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो राशियां जितनी भी फिजिक्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं, आगे जितनी भी राशियां पढ़ने वाले हैं, वो सारी राशियां क्या बनेगी, व्युत्पन्न राशियां बनेगी। और वो किससे बनेगी, वो मूल राशियों से बनेगी या व्युत्पन्न होगी, इसलिए उनको व्युत्पन्न राशियां बोला जाएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक अच्छे से क्लियर करा, बेसिक चीज़ें क्लियर करी। और ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को आगे भी काम आना है। तो आप एक बार फिर से मेरा वीडियो अच्छे से देखें, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।